जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, भारतनामा योगेश में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अब भारतनामा योगेश पे मैं क्यों शिफ्ट हुआ सभी आप जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं है। कल हमने देखा कि श्रृंगेरी मठ को टीपू ने विजिट किया। वहाँ पे 40,000 ब्राह्मणों को भिक्षा दी, भोजन किया, भोजन करवाया। मंदिर का एक दरवाज़ा था वो दुरुस्त करके फिर से जोड़ने का काम किया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अलतकैया अपने गले तक जब बाधा उत्पन्न हुई तो टीपू ने ये काम किया है। अब बेंगलोर से ये तीनों एक साथ आए थे, मेलकोट में मिले, बस 10-12 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टनम से थे। तो टीपू लगातार ये कोशिश तो कर रहा था कि युद्ध कैसे रोके, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये तीनों मिलके श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर देते हैं तो मेरी हार निश्चित है। उतना तो वो शातिर दिमाग वाला था। इसलिए टीपू ने, जैसे मैंने कल बताया, कि अपने दूत पुणे में भेज के नाना फडणवीस को भी यहाँ मध्यस्थ बनाने की गुहार लगाई है। शातिर टीपू ने हरिपंत फड़के और ये निजाम अली का लौंडा जो था पौलाद जंग, अब इन दोनों को भी इस अपने षड्यंत्र में शामिल कर दिया। फ्रेंचों की सहायता के लिए भी उसने विनती पत्र भेजे थे। जैसे मैंने कल कहा, फिर से एक बार दोहराता हूं, टीपू सुल्तान अगतिक हो गया था। हमारे मराठी सरदार हरिपंत फड़के ने स्वयं नाना को 6 फरवरी और 7 मार्च 1792 को एक विस्तृत पत्र लिखकर घटनाओं को विशद किया है। दिगंबर पारसनीस गुरुजी, इन्होंने पूरी जिंदगी खपाकर ऐसे सभी पत्रों का एकत्रित संकलन करने का एक अपूर्व कार्य किया है, जिसके जरिए आज ये सारे पत्र हमारे सामने हैं। डीबी पारसनीस गुरुजी का दिल से धन्यवाद तो दे नहीं सकते, बस उसके हाथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पत्रों से टीपू का जल्लाद, धूर्त और ये अलतकैया वाला चेहरा जो है ना, ये हमें नजर आता है। कॉर्नवालिस ने टीपू के सारे व्यक्तित्व को मित्रों नखशिकांत पहचान लिया था। कॉर्नवालिस का टीपू का जो विश्लेषण है ना, वो 95% से ज़्यादा परफेक्ट कॉर्नवालिस ने लिखा है टीपू के बारे में। मराठा और निजाम के साथ आने से अंग्रेज़ों में 1792 को एक अपूर्व उत्साह बेंगलोर के बाद जग गया था। फरवरी 1792 को एक संयुक्त सेना इनकी में निजाम, मराठा और अंग्रेज, इनकी संयुक्त सेना मेलकोट से आगे बढ़ने लगी। हरिपंत ने अपने वैयक्तिक प्रभाव से तुरंत टीपू के वकील को भी ये अधीनता प्रस्ताव स्वीकारने को मजबूर कर दिया। टीपू की ये लेकिन कूटनीतिक जीत सिद्ध हुई। हरिपंत ने स्वयं लिखा है, 5 फरवरी को अंग्रेजी सेनाएं श्रीरंगपट्टनम से मात्र 9 किलोमीटर दूर पहुंची थी। पीछे मराठी सेना तथा सबसे आखिर में निजाम सेनाएं थी। स्वाभाविक है, उस रात टीपू ने बहुत भारी मात्रा में तोप के गोलों से प्रहार किया। टीपू प्रति आक्रमण के लिए उस सब तैयार था, परंतु विलियम मेडोज की सेना ने टीपू की हुई हर बाधा को उत्तम प्रतिरोध
का सामना करते हुए पार किया। मेडोज की सेना ने टीपू के प्रतिरोध को ध्वस्त किया, हरिपंत फड़के कहते हैं। अंग्रेजों को यहां भी बहुत ज्यादा क्षति सामने आ गई। 700 गोरे युद्ध भूमि में ही मारे गए तथा 1000 हमारे भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। रण अव्याहत शुरू हुई था। 2 दिन में 1700 अंग्रेजी जवान युद्ध भूमि में मर गए थे। मराठे, टीपू और निजाम, इन तीनों का मित्रों आंकड़ा क्षतिग्रस्त या बलिदान देने वाले सैनिकों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। किसने नहीं लिखा है या किसने गिनती नहीं की। तीसरा, युद्ध का तीसरा दिन। तीसरे दिन में सभी दोनों पक्ष के जवान जो थे ये थके भागे थे। तो ये थके भागे सभी पक्ष विपक्ष के जवानों ने युद्ध भूमि में तीसरे दिन विश्राम किया। चौथे दिन सूर्योदय के साथ अंग्रेजों ने अपना आक्रमण उग्र रीत्या शुरू कर दिया। ये ऐसा जोश, फड़के कहते हैं, हमने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, फड़के आगे ये लिखते हैं, टीपू ने भी जज्बे के साथ इस आक्रमण को उत्तर दिया। चौथे दिन ही कॉर्नवालिस समझ चुका था कि श्रीरंगपट्टनम सरलता से तो, आसानी से तो मिलना असंभव है। ये चौथे दिन कॉर्नवालिस समझ गया था। तारीख थी 11 फरवरी। 11 फरवरी को कॉर्नवालिस तथा मुझे यानी हरिपंत फड़के जी को टीपू के पत्र मिले। अपने राजदूतों को भेजने की प्रार्थना टीपू ने उस पत्र में की है। इतनी कठिन परिस्थिति में भी सभ्य, विवेकी, सज्जन लॉर्ड ने टीपू के राजदूतों को यहाँ आने की अनुमति दे दी है। भाषा देखिए हरिपंत फड़के जी की। हरिपंत फड़के पुणे में पेशवे को लिखता है और अंग्रेज के बारे में क्या लिखता है? सभ्य, विवेकी, सज्जन लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ये नामावली हरिपंत फड़के ने रची है। अच्छा, लॉर्ड ने अनुमति तो दे दी कि भाई, टीपू बोला कि भाई राजदूतों को भेजना है। कॉर्नवालिस बोला चलो ठीक है, चल तू तेरे राजदूत को भेज दे। लॉर्ड का ये कहना नहीं भूले कि अगर हमें स्थिति संतोषजनक नहीं लेगी तो फिर तुरंत हम पुनः युद्धारंभ करेंगे। कॉर्नवालिस कहता है, टीपू का राजदूत मेरी मध्यस्थता का सहारा लेकर हमारे शिविर आ गया। सभी पक्षों में समझौता हो गया। इसका तात्पर्य ये था कि टीपू ने अपना आधा राज्य 3 करोड़ नगद दंड देने पे मोहर लगाई और जब तक ये 3 करोड़ की नगदी का भुगतान टीपू नहीं करता, उसने अपने 2 पुत्र शरीर बंधक के रूप में यानी अंग्रेजों के पास गिरवी रखे। दोनों की उम्र 7 वर्ष और 10 वर्ष थी। मोहिउद्दीन को एक का नाम था और दूसरे का नाम भूल गया मैं। टीपू ने तुरंत शर्त स्वीकार की और हस्ताक्षर किए। दोनों नाबालिग मोमिन बच्चे 25 फरवरी को अंग्रेजी शिविर में पहुंचे। टीपू का पत्र भी उनके साथ था, जहां टीपू ने
पुत्रों की आयु देखकर उनसे सभ्य व्यवहार करने की प्रार्थना अंग्रेजों से की थी। कैनबे ये दौला दौला यानी मुशीरुल मुल्क और मैंने यानी हरिपंत फड़के ने इन सब का परामर्श किया। हमने गोविंदराव काळे, बच्चा जी मेंदड़े और अप्पा बलवंत को भी यहाँ बुला के रखा था। सभी के सामने शर्तों का प्रस्ताव रीतसर रखा गया, जो टीपू ने स्वीकार किया और हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के तुरंत बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा लॉर्ड ने स्वयं की। यानी मित्रों, फरवरी के आखिर में 1792 को टीपू ने अधीनता से युद्ध समाप्त किया। यानी श्रीरंगपट्टनम से 8 से 10 किलोमीटर दूर ही टीपू ने शत्रु को रोक के रखा। टीपू श्रीरंगपट्टनम को बचाने में कामयाब हुआ। टीपू के ये औरस, 2 लौंडे मोमिन जो थे, ये निजाम, मराठा और अंग्रेज के शिविर में आए। इन तीनों शिविरों में इन दोनों लौंडों का सत्कार हुआ। मेरे डेरे में भी ये आए। जब आए तो उन्होंने बहुत हल्के से मेरे कान में बताया कि दोनों सुबह से भूखे हैं। ये हरिपंत फड़के लिख रहे हैं। हरिपंत फड़के के शिविर में ये दोनों जब आए तो शायद उसमें से एक कोई होगा, उसने हरिपंत फड़के के कान में बताया कि भाई सुबह से हम दोनों भूखे हैं। हरिपंत फड़के ने लिखा है कि मैंने अपने शिविर में उन्हें दोनों को उत्तम भोजन खिलाया। टीपू अपने शर्तों के पालनार्थ पूर्णिया को भी यहाँ उसने भेजा था। पूर्णिया यानी उसका वकील। मेडोज कॉर्नवालिस से 29 फरवरी को दीर्घ वार्तालाप करके अपने शिविर चला गया। मेडोज अपने डेरे में गया। थोड़ी देर बाद विलियम मेडोज ने तुरंत गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये हरिपंत फड़के पेशवे को लिख रहा है। अब मेडोज ने आत्महत्या क्यों की, आगे हरिपंत लिखते हैं। मालूम होता है कि शर्तों का अनुमोदन करने को मेडोज बिल्कुल तैयार नहीं था। यानी शर्तों को लेकर वो थोड़ा नाराज दिखता है विलियम मेडोज। मैंने कहा ना कि वो जन्म भर फौजी ही रहा। कॉर्नवालिस ने तो कमाल किया। उसने कृपापूर्वक बेंगलोर का जो गढ़ था वो टीपू को वापस कर दिया। हमको एक अत्यंत कठिन दाहक रण का अनुभव हुआ। हमने श्री गजानन की और श्रीमंत की कृपा से सफलता प्राप्त की। तुरंत लौटने की मन में तीव्र इच्छा है, लेकिन लॉर्ड का आग्रह है कि पृथक होने के स्थान तक मैं उनका साथ निभाऊं, उनके साथ यात्रा करूं। ये मित्रों हरिपंत फड़के का पुणे में पेशवे को लिखा पत्र है। मैं इस युद्ध के पश्चात कॉर्नवालिस का उद्देश्य कुछ भिन्न लगता है। शायद मुझे ये मेरा कहना है कि शायद वॉरेन हेस्टिंग्स पे इंग्लैंड में जो अभियोग चला था ना, ये उसका परिणाम होगा, जिससे इंग्लैंड के पार्लियामेंट में वातावरण बड़ा गर्म, बड़ा विषम मागतिक हो चुका था। पहले ही धन का व्यय कॉर्नवालिस कर चुका था, ये हम सबको मालूम है। चीन को बेचने वाला जो सामान था वो तो उपहार के तौर पे मराठों के सामने उसने रख दिया।
खर्चा रोककर तुरंत युद्धबंदी भी सभी इंग्लैंड के कंपनी डायरेक्टर ने कॉर्नवालिस को फरमान भेजा था कि जो भारत में जो खर्चा बढ़ रहा है उसको तुरंत रोक के युद्धबंदी लागू की जाए। ऐसे विषम परिस्थिति में हannibal कॉर्नवालिस ने संपूर्ण विनाश किए बिना लोक लुभावनी शर्तों को मनवाकर ये युद्ध बंद कर दिया है। यहाँ 1791 के ग्रीष्म ऋतु में टीपू के विरुद्ध कॉर्नवालिस ने जो असफल अभियान छेड़ा था ना, उसके संदर्भ में महादजी शिंदे पर होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसका उल्लेख भी यहाँ करना बड़ा रोचक है। हम कल महादजी शिंदे की प्रतिक्रिया को जानते हैं। वंदे मातरम।